ये है प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान का अध्याय 19। राय साहब का सितारा बुलंद था। उनकी तीनों मंसूबे पूरे हो गए। कन्या की शादी धूमधाम से हो गई, मुकदमा जीत गए और निर्वाचन में सफल भी हो गए, होम मेंबर भी हो गए। चारों ओर से बधाइयां मिल रही थी, तारों का तांता लगा हुआ था। इस मुकदमे को जीतकर उन्होंने तालुकेदार की प्रथम श्रेणी प्राप्त की। सम्मान तो पहले भी किसी से कम ना था, मगर अब तो इसकी जड़ और भी गहरी और मजबूत हो गई। सामयिक पत्रों में उनकी चरित्र दनादन निकल रहे थे। कई कर्ज की मात्रा बहुत बढ़ गई, मगर अब राय साहब को इसकी परवाह तक न थी। वह इस नई मिल्कियत का एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। सुख की जो ऊंची ऊंची कल्पनाएं उन्होंने की, उससे कहीं ऊंचे जा पहुंचे थे। अभी तक उनका बंगला केवल लखनऊ में था, अब नैनीताल, मसूरी, शिमला तीनों स्थानों में एक एक बंगला बनवाना लाजिम हो गया। अब उन्हें यह शोभा नहीं देता कि इन स्थानों में जाएं और होटलों में या किसी दूसरे राजा के बंगले में ठहरें। जब सूर्य प्रताप सिंह के बंगले पर इन सभी स्थानों में थे तो राय साहब के लिए भी बड़ी लज्जा की बात थी कि उनके बंगले क्यों ना हो। संयोग से बंगले बनवाने की जहमत न उठानी पड़े, बने बनाए ही मिल जाए तो और अच्छा। एक एक बंगले के लिए माली, चौकीदार, कारिंदा, खासनामा आदि सब रख लेंगे। सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह थी कि उनकी अभिज मजिस्ट्री के जन्मदिन से अवसर पर उन्हें राजा की पदवी मिल रही थी। अब उन्हें महत्वाकांक्षा की संपूर्ण रूप से संतुष्टि हो गई। उस दिन बहुत जश्न मनाया गया और इतनी शानदार दावत हुई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। जिस एक्सीलेंसी गवर्नर ने उन्हें पदवी प्रदान की, गर्व के साथ राजभक्ति की ऐसी तरंग उनके मन में उठी कि उनका एक एक रोम उसके पल्लवित हो उठा। यह है कि जीवन नहीं, विद्रोहियों के फेर में पड़कर व्यर्थ की बदनामी लो। जेल गए, अफसरों की नजरों में गिर गए। जिस डीएसपी ने उन्हें पिछली बार गिरफ्तार किया, वह इस बार समय उसके सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ था और शायद अपने उस अपराध के लिए क्षमा मांग रहा था। मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उसी वक्त हुई जब उसने पुराने परास्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने उसके बड़े मगर जीवन की सबसे बड़ी विजय उसी वक्त हुई जब पुराने परास्त शत्रु सूर्य प्रताप सिंह ने बड़े लड़के रुद्रपाल सिंह से अपनी कन्या का ब्याह करने का संदेश भेजा। राय साहब को ये मुकदमा जीतने की जितनी खुशी न हुई, ना मिनिस्टर होने की, वो सारी कल्पना में आती थी। मगर ये बात तो आशातीत हो ही नहीं कि सूर्य प्रताप सिंह ने कई महीने तक उन्हें अपने कुत्ते से भी नीचा समझा था। वो आज उनके लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहते हैं। कितने असंभव बात। रुद्र प्रताप एक समय एमएस में पढ़ता था, बड़ा निर्भीक, पक्का, आदर्शवादी, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला, अभिमानी, रसिक और आलसी युवक था, जिसे अपने पिता की धन संपत्ति और मान लिप्सा पर बहुत बुरी लगती थी। राय साहब का समय नैनीताल में थे। ये संदेशा पाकर फूल उठे। यद्यपि वह विवाह के विषय में लड़की पर किस तरह का दबाव डालना न चाहते थे, पर इसका उन्हें विश्वास था कि वो कुछ निश्चय कर लेंगे। उसमें रुद्रपाल को कोई आपत्ति न होगी। राजा सूर्य प्रताप सिंह से नाता हो जाने एक ऐसा सौभाग्य की बात थी कि रुद्रपाल का सहमत न होना ख्याल में भी न आ सकता था। उन्होंने तुरंत राय साहब को बात दे दी और उसी वक्त रुद्रपाल को फोन किया। रुद्रपाल ने जवाब दिया, मुझे स्वीकार नहीं। राय साहब को अपने जीवन में ना कभी इतनी निराशा हुई थी कि ना क्रोध आया और ना पूछा कोई वजह नहीं। समय आने पर मालूम हो जाएगा। मैंने अभी जानना चाहूंगा कि मैं नहीं बदलाना चाहता। तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। जिस बात को मेरी आत्म स्वीकार नहीं करती, उसे मैं अपने हुक्म से नहीं मना सकता। राय साहब ने बड़ी विनम्रता से समझाया, बेटा, तुम आदर्शवाद के पीछे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये समाज संबंध तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा कर देगा, तुमने सोचा है? इसे ईश्वर की प्रेरणा समझो। उस कुल की कोई दरिद्र कन्या भी मुझे मिलती तो मैं अपने भाग को सराहता। वो तो राजा सूर्य प्रताप की कन्या है, जो मुझे सिरमौर है। मैं उसे रोज देखता हूँ, तुमने भी देखा होगा। रूप, गुण, शील, स्वभाव ऐसी होती जैसे
आज तक ना देखी होगी। मैं 2-4 दिन का और मेहमान हूँ, तुम्हारे सामने जीवित पड़ा हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालना चाहता। तुम जानते हो विवाह के विषय में मेरे विचार कितने उदार हैं, लेकिन मेरा ये भी धर्म है कि अगर तुम्हें गलती करते हुए देखो तो चेतावनी दे दो। रुतपाल ने इसका जवाब दिया, मैं इस विषय में पहले निश्चय कर चुका हूँ, अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राय साहब को लड़की की जड़ता पर फिर क्रोध आ गया। गरज कर बोले, मालूम होता है कि तुम्हारा सिर फिर गया है, आकर मुझसे मिलो। विलंब न करना, मैं राजा साहब को जवाब दे चुका हूँ। रुतपाल ने जवाब दिया, खेद है, अभी मुझे अवकाश नहीं। दूसरे दिन राय साहब खुद गए। दोनों अपने अपने शास्त्रों में सजे हुए तैयार खड़े थे। एक ओर संपूर्ण जीवन का मजा हुआ अनुभव समझौता से भरा हुआ, और दूसरी ओर कच्चा आदर्शवाद, जिद्दी, उदंड और निर्मम। राय साहब ने सीधे मर्म पर आघात किया, मैं जानता हूं कि वो लड़की कौन है। रुद्रपाल ने अचल भाव से कहा, अगर आप इतने उत्सुक हैं तो सुनिए, वो मालती देवी की बहन सरोज है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। अच्छा, वह? आपने तो सरोज को देखा होगा। खूब देखा। तुमने राजकुमारी को देखा है या नहीं? जी हाँ, खूब देखा है। फिर? मैं रूप को नहीं समझता। तुम्हारी अक्ल पर मुझे अफसोस होता है। मालती को जानते हो? कैसी औरत है? उसकी बहन क्या कुछ और होगी? रुद्रपाल ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मैं इस विषय में आपसे कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मेरी शादी होगी तो सरोज से। मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकती, तो आपके बाद होगी। अच्छा, तुम्हारे ये इरादे हैं? राय साहब ने आंखें सजल हो गई, जैसे सारा जीवन उजड़ गया हो। मिनिस्ट्री और इलाका, पदवी, सब जैसे बासी फूलों की तरह नीरस लगने लगा। ये निरादर हो गए हो? जीवन की सारी साधना व्यर्थ हो गई? उनकी स्त्री का जब देहांत हुआ तो उनकी उम्र 36 साल से अधिक न थी। वो विवाह कर सकते थे और भोग विलास का आनंद उठा सकते थे। सभी उनके विवाह करने के लिए आग्रह कर रहे थे, मगर उन्होंने इन बालक का मुंह देखकर विदुर जीवन की साधना स्वीकार कर ली। इन्हीं लड़कों पर अपने जीवन का सारा भोग निछावर कर दिया। आज तक राय साहब अपने हृदय का सारा स्नेह इन्हीं लड़कों को देते चले आए हैं, और आज ये लड़का इतनी निष्ठुरता से बातें कर रहा है मानो उसने कोई नाता नहीं। फिर वो क्यों जायदाद, सम्मान और अधिकार के लिए जान दे? इन्हीं लड़कों के लिए तो वे सब कुछ कर रहे हैं। जब लड़कों को उनका जरा भी लिहाज नहीं तो वो क्यों तपस्या करे? उन्हें कौन संसार में बहुत दिन रहना है? उन्हें भी आराम से पढ़ने रहना चाहिए। उनके और कई हजार भाई मुझे पताव देख पर जीवन का भोग करते हैं और मस्त घूमते हैं, फिर वो क्यों भोग विलास में पड़े रहे? राय साहब को इस वक्त याद न रहा कि वो तपस्या कर रहे हैं। वो लड़कों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, केवल यश के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो कर्मशील जीवित रहने के लिए इसकी जरूरत है। वो विलासी और अकर्मण्य बनकर अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। उन्हें मालूम नहीं कि कुछ लोगों की प्रकृति ही ऐसी होती है जो विलास का अपहिजन स्वीकार न कर सके। वे अपने जिगर का खून पीने के लिए भी बने और मरते दम तक पिए जाएंगे, मगर इस चोट की प्रतिक्रिया भी तुरंत हुई। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनके लिए बदले की आशा न रखकर भी उनके मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वो शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस दिन को हम अपना लेते हैं और वो उनका खोकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी अधिक होगी वह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होगी। जब सहसा हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम क्षुब्ध होते हैं और त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेते हैं। राय साहब को यह जिद पड़ गई कि वो रुद्रपाल के विवाह सरोज के साथ न होने पाए, चाहे उनके लिए पुलिस की मदद क्यों न लेनी पड़े, नीति की हत्या क्यों न करनी पड़े। उन्हें जैसे तलवार खींचकर कहा, हाँ मेरे बाद ही होगी, अभी उसमें बहुत दिन है। रुद्रपाल ने जैसे गोली चला दी। ईश्वर करे आप अमर हो। सरोज ने मेरा विवाह हो चुका। झूठ, बिल्कुल नहीं, प्रमाण पत्र मौजूद है। राय साहब आहत होकर गिर पड़े। इतनी सदृष्णा हिंसा की आंखों से उन्होंने कभी किसी शत्रु को न देखा होगा। शत्रु अधिक से अधिक उनके स्वार्थ पर आघात कर सकता था या देह पर, सम्मान पर आघात हो सकता था, पर मर्म स्थल पर था जहां जीवन की संपूर्ण प्रेरणा संचित थी। एक आंधी थी जिसने उसका जीवन जड़ से उखाड़ दिया। अब वो सर्वथा अपंग है। पुलिस की सारी शक्ति हाथ में रहते हुए भी अपंग है। बल प्रयोग का अंतिम शस्त्र था, वो शस्त्र उनके हाथ से निकल चुका। रुद्रपाल बालिक है, सरोज भी बालिक है, और रुद्रपाल अपनी रियासत का मालिक है। उन पर कोई दबाव नहीं। आह, अगर जानते ये लौंडा यूं विद्रोह करेगा तो इस रियासत के लिए लड़ते ही क्यों? इस
मुकदमेबाजी के पीछे 2-2.5 लाख बिगड़ गए, जीवन भी नष्ट हो गया। अब तो उनकी लज्जा इसी तरह बचेगी कि इस लौंडे की खुशामद करते रहे। उन्होंने जरा बांध दी और इज्जत धूल में मिली। वो अपने जीवन का बलिदान करने भी वो स्वामी नहीं। ओह, सारा जीवन नष्ट हो गया, सारा जीवन। रुद्रपाल चला गया था। राय साहब ने कार मंगवाई और मेहता से मिलने चले गए। मेहता अगर चाहे तो मालती को समझा सकते हैं, सरोज भी उनकी अवहेलना न करेगी। अगर 10-20 हजार रुपए बल खाने से विवाह रुक जाए तो वह देने को तैयार है। उसे उस स्वार्थ के नशे में ये बिल्कुल ख्याल न रहा कि वह मेहता के पास ऐसा प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं जिस पर मेहता की हमदर्दी कभी उनके साथ न होगी। मेहता ने सारा वृतांत सुनकर उन्हें बनाना शुरू किया। गंभीर मुंह बनाकर बोले, ये तो काफी प्रतिष्ठा का सवाल है। राय साहब भाप न सके, उछलकर बोले, जी हाँ, केवल प्रतिष्ठा का। राजा सूर्य प्रताप सिंह को आप जानते हैं? मैंने उनकी लड़की को देखा, सरोज उनके पांव की धूल भी नहीं। मगर इस लौंडे की अक्ल पर पत्थर पड़ गया है। तो मारिए गोली, आपको क्या करना है, वही पछताएगा। ओह, यही तो नहीं देखा जाता मेहता जी, मिलती हुई प्रतिष्ठा नहीं छोड़ी जाती। मैं इस प्रतिष्ठा पर अपनी आधी रियासत कुर्बान करने को तैयार हूं। आप मालती देवी को समझा दें तो काम बन जाए। इधर से इनकार हो जाए तो रुद्रपाल सिर पीट पीट कर रह जाए और नशा 10-5 दिन में अपने आप उतर जाए। वो यह प्रेम वेम कुछ नहीं, केवल सनक है। लेकिन मालती बिना कुछ रिश्वत लिए मानेगी नहीं। आप जो कुछ कहिए मैं उसे दूंगा। वो चाहे तो मैं उसे यही की डफरिन हॉस्पिटल का इंचार्ज बना दूं। मान लीजिए वो आपको चाहे तो आप राजी हो जाएं। जब से आपकी मिनिस्ट्री मिली है, विषय में राय साहब की जरूरत भी बदल गई। राय साहब ने मेहता की तरफ देखा। उस पर मुस्कुराहट की रेखा नजर आई। समझ गए, व्यथित स्वर में बोला, आपको भी मुझ में मजाक करने का यही अवसर मिला? मैं आपके पास इसलिए आया था कि मुझे यकीन था कि आप मेरी हालत पर विचार करेंगे, मुझे उचित राय देंगे और आप मुझे बनाने लगे। जिसके दांत नहीं दुखे वो दांतों का दर्द क्या जाने। मेहता ने गंभीर स्वर में कहा, क्षमा कीजिए, आप प्रश्न ही ऐसा कर लेकर आए हैं जिस पर गंभीर विचार करना मैं हास्यप्रद समझता हूँ। आप अपनी शादी के जिम्मेदार हो सकते हैं, लड़की की शादी का दायित्व आप पर क्यों अपने ऊपर लेते हैं, खासकर जब वो लड़का बालिग है और अपना नफा नुकसान समझता है। कम से कम मैं तो शादी जैसे महत्व के मुआवले में प्रतिष्ठा का कोई स्थान नहीं पा समझता। प्रतिष्ठा धन से होती है। राजा साहब उस नगे बाबा के सामने घंटों गुलामों की तरह हाथ बांधे खड़े न रहते। मालूम नहीं कहाँ तक सही, जब राजा साहब अपने इलाके दरोगा तक को सलाम करते हैं तो इसे आप प्रतिष्ठा कहते हैं? लखनऊ में आप किसी दुकानदार राहगीर से पूछकर देखिए, उनका नाम सुनकर गालियां ही देंगे। क्या इसी को आप प्रतिष्ठा कहते हैं? घर जाकर आराम से बैठिए, सरोज से अच्छी बधू आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी। राय साहब ने आपत्ति के भाव से कहा, बहन तो मालती ही है, मालती की है। मेहता ने गर्म होकर कहा, मालती की बहन होना क्या अपमान की बात है? मालती को अपने जाना नहीं और न जानने की परवाह की, मैंने भी यही समझा था। लेकिन अब मालूम हुआ कि वो आग में पड़कर चमकने वाली धातु है। वह उन वीरों में से है जो अवसर पड़ने पर जौहर दिखाते हैं, तलवार घुमाते नहीं चलते। अपने मालूम है खन्ना की आजकल ये दशा है। राय साहब ने सहानुभूति के भाव से सिर हिलाकर कहा, सुन चुका हूं और बार बार इच्छा हुई कि उससे मिलूं, लेकिन फुर्सत न मिली। उस मिल में आग लगना उनके लिए सर्वनाश का कारण हो गया। जी हाँ, अब वो एक तरफ से दोस्तों की दया पर अपना निर्वाह कर रहे हैं, उस पर गोविंदी महीनों से बीमार है, उसे खन्ना पर अपनी को बलिदान कर दिया, उस पशु पर उसने हमेशा उसे जलाया। अब वो मर रही है और मालती रात रात उसके सिरहाने बैठी रहती है। वही मालती जो किसी राजा रईस से 500 फीस पाकर भी रात भर न बैठेगी। खन्ना के छोटे बच्चों को पालने का भार भी मालती पर है। यहाँ मातृत्व उसने वह कहाँ सोया हुआ था मालूम नहीं। मुझे तो मालती का यह स्वरूप देखकर अपने भीतर श्रद्धा का अनुभव हो रहा है। हालांकि आप जानते हैं मैं घोर जड़वादी हूँ और भीतर से परिष्कार के साथ उसकी छवि में देवत्व की झलक आने लगी है। मानवता इतनी बहुरंगी और इतनी सामर्थ्य है, इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आज उनसे मिलना चाहे तो चलिए, इसी बहाने मैं भी चला चलूंगा। राय साहब ने संदिग्ध भाव से कहा, जब आप ही मेरे दर्द को नहीं समझ सके तो मालती देवी क्या समझेंगी? मुफ्त में शर्मिंदगी होगी, मगर आपको पास जाने के लिए किसी बहाने की जरूरत क्यों? मैं तो समझता हूँ आपके उनके ऊपर अपना जादू डाल दिया है। मेहता ने हसरत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वो बातें अब स्वप्न हो गई। अब तो उनके लिए दर्शन भी नहीं होते, उन्हें अब फुर्सत भी नहीं। 2-4 बार गया मगर उन्हें मालूम हुआ मुझसे मिलकर वो खुश नहीं हुई।
तब से जाते झेपता हूँ। हाँ, खूब याद आया। आज महिला व्यायामशाला का जलसा है, आप चलेंगे? राय साहब ने बेदिली के साथ कहा, जी नहीं, मुझे फुर्सत नहीं। मुझे तो यह चिंता सवार है कि राजा साहब को क्या जवाब दूं। मैं उन्हें वचन दे चुका हूं। ये कहते हुए उठ खड़े हुए और मंद गति से द्वार की ओर चले। जिस गुत्थी को सुलझाने आए थे वो आज जटिल हो गई। अंधकार और भी असुच हो गया। मेहता ने कार तक आकर उन्हें विदा किया। राय साहब सीधे अपने बंगले पर आए और दैनिक पत्र उठाया था कि मिस्टर तनखा का कार्ड मिला। तनखा उसे घृणा की और उनका मुंह भी न देखना चाहते थे, लेकिन इस वक्त मन की दुर्बलता दशा में उन्हें किसी भी हमदर्द की तलाश थी, और जो और कुछ न सके पर उनके मनोभाव की सहानुभूति तो करें। तुरंत बुला लिया। तनखा पांव दबाते हुए रोनी सूरत लिए कमरे में दाखिल हुए और जमीन पर झुककर सलाम करते हुए बोले, मैं तो हुजूर के दर्शन करने नैनीताल जा रहा था। सौभाग्य से यही दर्शन हो गए। हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। इसके बाद उन्हें बड़ी लच्छेदार भाषण में और अपने पिछले व्यवहार को बिल्कुल भूलकर राय साहब का यशोगान आरंभ किया। ऐसी होम मेंबरी कोई क्या करेगा? जिधर देखिए हुजूर की चर्चे, ये पद हुजूर की शोभा है। राय साहब मन में जो सोच रहे तो वो यह आदमी भी कितना धूर्त है। अपनी गरज पड़ने पर गधे को दादा कहने वाला, पहले सिरे पर बेवफा और निर्लज। मगर उन्हें उन पर क्रोध न आया बल्कि दया आ गई। पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हुजूर, बेकार बैठा हूँ। इसी उम्मीद में आपकी खिदमत में हासिल होने जा रहा हूँ। अपने पुराने खादिमों पर निगाह रखें, आजकल बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ। राजा सूर्य प्रताप सिंह को हुजूर जानते हैं, अपने सामने किसी को नहीं समझते। एक दिन आपकी निंदा करने लगे, मुझे सुना न गया। मैंने कहा, बस कीजिए महाराज, राय साहब मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी निंदा नहीं सुन सकता। बस इसी बात पर बिगड़ गए। मैंने भी सलाम किया और घर चला आया। साफ कह दिया, आप कितनी भी ठाट बाट दिखाए पर राय साहब को की जो इज्जत है वो आपके नसीब में नहीं। इज्जत ठाट से नहीं होती, लियाकत से होती है। आप में जो लियाकत है वो तो दुनिया जानती है। राय साहब ने अभिनय किया, आपने तो सीधे घर में आग लगा दी। तनखा ने अकड़कर कहा, हाँ, मैंने तो हुजूर साफ कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा। जब हुजूर के कदमों वो पकड़े हुए तो किसी से क्यों डरूं? हुजूर के तो नाम से जलते हैं। जब देखिए हुजूर की बदगोई। जब से आप मिनिस्टर हुए उनकी छाती पर सांप लौट रहा है। मेरी सारी की सारी मजदूरी सांप डकार गए। देना तो जानते ही नहीं हुजूर। असामियों पर इतना अत्याचार करते हैं कि कुछ न पूछिए, किसी आबरू सलामत नहीं। दिन दहाड़े औरतों को। कार की आवाज आई और राजा सूर्य प्रताप सिंह उतरे। राय साहब ने कमरे से निकलकर उनका स्वागत किया और मान सम्मान के बोझ से नत होकर बोले, मैं तो आपकी सेवा में आने वाला ही था। यह पहला अवसर था कि राजा सूर्य प्रताप सिंह इस घर को अपने चरणों से पवित्र किया। यह सौभाग्य। मिस्टर तनखा भीगी बिल्ली बने बैठे हुए थे। राजा साहब यहाँ क्या? इधर इन दोनों महोदयों में दोस्ती हो गई। उन्होंने राय साहब की ईर्ष्याग्नि को उत्तेजित करके अपना हाथ सीखना चाहा, मगर यही नहीं, राय साहब यहाँ मिलने के लिए भी आ गए, मगर दिलों में तो जलन। वह तो कुम्हार के आवे की तरह इस ऊपर की लेप पोत से बुझने वाली नहीं। राजा साहब ने सिगार जलाते हुए तनखा की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, तुमने तो सूरत ही नहीं दिखाई मिस्टर तनखा। मुझसे उस दावत के सारे रुपए वसूल कर लिए और होटल वाले को एक पाई तक न दी। वो मेरा सिर खा रहे हैं। मैं इसे सरासर विश्वासघात समझता हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी पुलिस को दे सकता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने राय साहब को संबोधित करते हुए कहा, ऐसा बेईमान आदमी मैंने नहीं देखा राय साहब। मैं सत्य कहता हूँ, मैं भी आपके मुकाबले में न खड़ा होता, मगर इसी शैतान ने मुझे बहकाया और मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। बंगला खरीद लिया साहब, कार रख ली, एक वेश्या से आशनाई भी कर रखी है, पूरे रईस बन गए हैं और दगाबाजी शुरू की है। रईसों की शान निभाने के लिए रियासत चाहिए। इनकी रियासत को अपने दोस्तों की आंखों में धूल झोंकना है। राय साहब ने तनखा की ओर तिरस्कार की आंखों से देखा और बोला, आप चुप क्यों है मिस्टर तनखा? कुछ जवाब दीजिए। राय साहब ने तो अपना सारा मेहनताना दबा लिया था। इसका कोई जवाब आपके पास? अब कृपा करके यहाँ से चले जाए और खबरदार फिर अपनी सूरत न दिखाइएगा। दो भले आदमियों में लड़ाई लगाकर अपना उल्लू सुधा करना बेपूंजी का रोजगार है, मगर इसका घाटा और नफा दोनों ही जान जोखिम है, समझ लीजिए। तनखा ने ऐसा सिर गड़ाया कि फिर न उठाया। धीरे से चले जैसे कोई चोर कुत्ता माली के अंदर आ जाने पर दबक कर निकल जाता है। जब वो चले गए तो राय साहब ने पूछा, मेरी बुराई करता होगा? जी हाँ, मगर मैंने भी खूब बनाया, शैतान है पूरा।
बाप बेटी में लड़ाई करवा दे, मियाँ बीबी में लड़ाई करवा दे, इस फन में उस्ताद है। खैर, अब बेचारों को अच्छा सबक मिल गया। इसके बाद रुद्रपाल के विवाह की बात शुरू हुई। राय साहब के प्राण सूखे हुए जा पड़े, मन उन पर कोई निशाना बात साध रहा हो, जहाँ कहाँ छिप जाएं। कैसे कहें कि रुद्रपाल उनका कोई अधिकार न रहा, मगर राजा साहब की परिस्थिति का ज्ञान हो चुका था। राय साहब को अपनी ओर से कुछ न कहना पड़ा, जान जान बच गई। उन्होंने पूछा, आपकी इसकी इसकी क्यों कर खबर हुई? अभी अभी रुद्रपाल ने लड़की के नाम पर पत्र भेजा था, जो उसने मुझे दे दिया। आजकल के लड़कों में तो कोई और खूबी नजर नहीं आती, बस स्वच्छंदता ही सनक सवार है। सनक तो है ही, मगर इसकी दवा मेरे पास है। मैं उस छोकरी को ऐसा गायब कर दूंगा कि कहीं पता न लगेगा। 10-5 दिन में यह सनक ठंडी हो जाएगी। समझाने से कोई नतीजा नहीं। राय साहब कांप उठे। उसके मन में भी इस तरह की बातचीत आई थी, लेकिन उन्होंने उसे आकार न लेने दिया। संस्कार दोनों व्यक्तियों से एक थे। गुफावासी मनुष्य दोनों ही व्यक्तियों में जीवित था। राय साहब ने उसे ऊपरी वस्त्रों से ढक दिया था। राजा साहब नग्न थे। अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए उस अवसर को राय साहब छोड़ न सके। जैसे लज्जित होकर बोले, लेकिन यह 20वीं सदी है, 12वीं नहीं। रुद्रपाल के ऊपर इसकी क्या प्रतिक्रिया होती मैं नहीं कह सकता, लेकिन मानवता की दृष्टि से राजा साहब ने बात काटकर कहा, आप मानवता के लिए फिरते हैं और ये नहीं देखते कि संसार में आज भी मनुष्य की पशुता ही उसकी मानवता पर विजय पा रही है। नहीं तो राष्ट्रों में लड़ाइयाँ क्यों होती, पंचायतों में झगड़े ना हो पाते। जब तक मनुष्य हो रहेगा उसकी पशुता भी रहेगी। छोटी मोटी बहस छिड़ गई और वो विवाद के रूप में आकर अंत में बितंगड़ा बन गई और राय साहब नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन राय साहब ने भी नैनीताल को प्रस्थान किया और उसके एक दिन बाद रुद्रपाल ने भी सरोज के साथ इंग्लैंड की राह पकड़ी। अब उसके पिता पुत्र का नाता न था, वो प्रतिद्वंदी हो गए। मिस्टर तंका अब रुद्रपाल के सलाह और परोपकार थे। उन्हें रुद्रपाल की तरफ से राय साहब पर हिंसा फहमी का दावा किया। राय साहब पर 10 लाख की डिग्री हो गई। उन्होंने डिग्री का इतना दुख न हुआ जितना अपने अपमान का। अपमान से भी बढ़कर दुख था कि जीवन की संचित अभिलाषाओं के धूल मिल जाने का, और सबसे बड़ा दुख इस बात का कि अपने बेटे ने ही दगा दी। आज्ञाकारी पुत्र के पिता बनने का गौरव बड़ी निर्दयता के साथ उसके हाथ से छीन गया। मगर यही शायद उनके दुख का प्यारा भरा प्याला था। जो कुछ कसर थी वो लड़की और दामाद के संबंध विच्छेद ने पूरी कर दी। साधारण हिंदू बालिका की तरह मीनाक्षी भी बेजवान थी। माँ बाप ने उस जिसके साथ विवाह कर दिया उसके साथ चली गई। लेकिन स्त्री पुरुष में प्रेम न था। दिग्विजय सिंह अयास भी थे, शराबी थी। मीनाक्षी भीतर ही भीतर कुटती रहती, पुस्तकों और पत्रिकाओं से मन बहलाया करती। दिग्विजय की अवस्था तो 30 से अधिक न थी, मगर पढ़ा लिखा भी न था, ना बड़ा मगरू, अपने कुल प्रतिष्ठा की डींग मारने वाला, स्वभाव का निर्दयी और कृपण, गांव की नीच जाति की बहु बेटियों पर डोले डालता। सोबत भी नीचों की थी, जिसकी खुशामत में उसने अपने खुशामद पसंद बनाकर रख लिया। मीनाक्षी ऐसे व्यक्ति का सम्मान दिल से न कर सकती थी। फिर पत्रों में स्त्रियों के अधिकारों की चर्चा पढ़ पढ़कर उसकी आंखें खुलने लगी। वो महिला क्लब में आने जाने लगी। वो इतनी की शिक्षित ऊंचे कुल की महिलाएं आती थी। उसमें वोट और अधिकारों की स्वाधीनता, नारी जागृति भी खूब चर्चा में। जैसे पुरुषों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था। अधिकतर वही देवियां थी जिनकी अपने पुरुषों से न पड़ती थी, जो नई शिक्षा पाने के कारण पुराने मर्यादाओं को तोड़ डालना चाहती थीं। कई युवतियां ऐसी भी थी जो डिग्रियां ले चुकी थी और विवाहित जीवन को आत्मसम्मान के लिए घातक समझकर नौकरियों की तलाश में थी। उन्हीं में से एक मिस सुल्तान भी थी, जो विलायत से बार ला होकर आई थी और एक परदाशीन महिला को कानून सलाह देने का व्यवसाय करती थी। उन्हें की सलाह से मीनाक्षी ने पति पर गुजारे का दावा किया। वो अब उसके घर न रहना चाहती थी। गुजारे की मीनाक्षी की जरूरत न थी। मैके में बड़े आराम से रह सकती थी, मगर वो दिग्विजय सिंह के मुख में कालिक लगाकर यहाँ से जाना चाहती थी। दिग्विजय सिंह ने उस पर उल्टा बदल चलने का आक्षेप लगाया। राय साहब ने इस कलह को शांत करने की भरसक चेष्टा की, पर मीनाक्षी अब पति की सूरत भी देखना नहीं चाहती थी। यद्यपि दिग्विजय सिंह का दावा खारिज हो गया और मीनाक्षी ने उस पर गुजारे की डिग्री पाई, मगर यह अपमान उसके जिगर में चुभता। वो अलग एक कोठी में रहती थी, समष्टि आंदोलन में प्रमुखता में भाग लेती, पर वो जलन शांत न होती। एक दिन वो क्रोध में आकर हंटर लिए दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंची।
सोहदे जमा थे और बेश्याओं का नाच हो रहा था। उसने रणचंडी की भांति पिचासों की इस चंडाल चौकसी में पहुंचकर तहलका मचा दिया। हंटर खा खा के लोग इधर उधर भागने लगे। इसके तेज के सामने वो नीचे सोहदे क्या टिकते। जब दिग्विजय सिंह अकेले रह गए तो उसने उस पर सड़ासड़ हंटर जमाना शुरू किया और इतना मारा कि कुंवर साहब बेदम हो गए। बेश्या अभी तक कोने में दुबकी खड़ी थी। अब उसका नंबर आया। मीनाक्षी ने हंटर तानकर जमा ही था कि बेश्या उनके पैरों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, दुल्हन जी, आप मेरी जान बख्श दो। मैं फिर कभी यहाँ ना आऊंगी। मैं निरपराध हूँ। मीनाक्षी ने उसकी ओर घृणा से देखकर कहा, तू निरपराध? जानती है मैं कौन हूँ? चली जा, अब यही यहाँ ना आना। हम स्त्रियां भोग विलास की चीजें हैं क्या? कोई दोष नहीं। बेस्या ने उसके चरणों पर सिर रखकर आवेश में कहा, परमात्मा आपको सुखी रखे। जैसा आपका नाम सुनती थी वैसा ही आप हैं। सुखी रहने से तुम्हारा क्या आशय? आप जो समझे महारानी जी। नहीं, तुम बताओ। बेस्या ने प्राण नखों में समा गया कहा आशीर्वाद लेने चली, जान बचकर गई थी। चुपके से अपनी राह लेनी चाहिए थी। दुआ देने की सनक सवार थी। अब कैसे जान बचे? डरती डरती बोली, हुजूर का इकबाल बढ़े, मर्तबा बढ़े, नाम बढ़े। मीनाक्षी मुस्कुराई, हाँ ठीक है। वो आकर अपनी कार में बैठी। हाकिम जिलो के बंगले पर पहुंचकर इस कांड की सूचना दी और अपनी कोठी में चली आई। तब से स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दिग्विजय सिंह रिवॉल्वर लिए अक्सर उसकी ताक में फिरा करते और वो भी सावधानी के तौर पर अपनी रक्षा के लिए 2 पहलवान ठाकुरों को अपने साथ लिए रहती। और राय साहब ने सुख का जो स्वर्ग बनाया था उसे अपनी जिंदगी में ही ध्वस्त होते देख लिया। अब संसार से निराश होकर उनकी आत्मा अंतर्मुखी हो गई। अब तक अभिलाषाओं के जीवन के लिए प्रेरणा मिलती थी, उधर रास्ता बंद हो जा गया। उनका मन आप ही आप भक्ति की ओर झुका, जो अभिलाषाओं से कहीं बढ़कर सत्य था। जिस नई जायदाद के आश्रय पर राय साहब ने कर्ज लिए थे, वो जायदाद कर्ज की पुश्तैनी पुरौती किए बिना ही हाथ से निकल गई और वो बोझ सिर पर लदा हुआ था। मिनिस्ट्री से भी कुछ अधिक रकम मिलती, मगर वो सारी की सारी उस पद की मर्यादा का पालन करने में उड़ जाती। राय साहब को अपनी राष्ट्रीय ठाट निभाने के लिए बड़ी आसामियों पर इजाफा और बेदखली और नजराने का बोझ लादना पड़ा, जिससे उन्हें घृणा थी। वो प्रजा को कष्ट नहीं देना चाहते। हालांकि उनकी दशा पर उन्हें दया आती थी, लेकिन अपनी जरूरतों से हैरान थे। बड़ी मुसीबतों ये थी कि उपासना और भक्ति से भी उनकी शांति न मिलती। वह मोह को छोड़ना न चाहते थे, पर मोह उन्हें न छोड़ता और इस खींचातान में उन्हें अपमान, ग्लानि और अशांति से छुटकारा न मिलता। जब आत्मा में शांति नहीं तो देह कैसे स्वस्थ रहती? निरोग रहने पर, सब उपाय करने पर भी एक एक बाधा गले पड़ती रहती। रसोई में सभी तरह के पकवान बनते, पर उनके लिए वही मूंग की दाल और फूल के। अपने और अपने भाइयों को देखते तो उनसे ज्यादा मकरूद, अपमानित और शोकग्रस्त थे। उनके भोग विलास ठाट बाट में किसी तरह की कमी न थी, मगर इस तरह की बेहयाई उनके बस में न थी। उनके मन में ऊंचे संस्कार का ध्वंस न हुआ था, पर पीड़ा, मक्कारी, निर्लजता, अत्याचार को वो तालुकेदारी की शोभा और रूप दाब का नाम देकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते थे, और उनकी सबसे बड़ी हार थी। मिर्जा खुर्शीद को अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया। निश्चित बैठना उनके स्वभाव में ना था। ये काम क्या, नगर की वेश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्हें खूब अय्यासी की थी, और इन दिनों अस्पताल के एकांत में घाव की पीड़ा सहलाते सहलाते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यवस्था थी। उस वक्त उन्होंने समझ होती कि वो प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितने शोक दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे, मगर वह धन अय्यासियों में उड़ाया। यह कोई नया आविष्कार नहीं। संकटों में भी हमारी आत्मा की जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी को फूलों पर दुखी नहीं होता? काश उस समय ज्ञान और शक्ति के संचय में लगाया होता। सुकृति का कोष भर लिया होता, और संसार में कोई अपना नहीं, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती। बसरी के गांव में एक कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे। एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी कितने आत्मसमर्पण से की। अच्छे हो जाने पर जब उन्हें रुपये आभूषण से उसके एहसानों का बदला देना चाहा, तो उसने किस तरह आंसू भरकर सिर नीचे कर लिया और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया। इन नसों की सुश्रया में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वो प्रेम कहाँ, वो तन्मनता कहाँ, उस बाला की अभ्यासहीन